मधु। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 विच इज रियल नंबर्स के 15 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, रियल नंबर्स मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आज इस वीडियो में हम रियल नंबर्स के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड इन 15 क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं पिछले साल खुद 10th क्लास में थी एंड मैंने ये देखा कि चैप्टर में से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके लिए ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। तो 15 में से पहले 5 क्वेश्चंस हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। फिर हम करेंगे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर हम करेंगे 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड देन हम लास्ट में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दैट्स व्हाई वी विल डू क्वेश्चन ऑफ ईच एंड एवरी टाइप। सो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है द HCF एंड द LCM ऑफ 12, 21 एंड 15 रिस्पेक्टिवली आर। तो हमें यहाँ पर 12, 21, 15 का HCF और LCM कैलकुलेट करना है। सो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर हमें HCF एंड LCM मिलेगा। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 2 की टेबल में आता है 6 जा पे, देन 6 आता है 2 की टेबल में 3 जा पे एंड 3 1 जा 3 होता है, ठीक है। तो 12 की हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3। 12 की ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। ऐसे ही अब हम 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 21 सबसे पहले 3 की टेबल में आता है, ठीक है। सबसे पहले 3 की टेबल में आता है 7 जा पर एंड देन 7 की टेबल में आता है 1 जा पर। तो 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 7, ठीक है। अब 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 15 3 की टेबल में आता है 5 जा पर एंड 5 की टेबल में आता है 1 जा पर, ठीक है। तो 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 5। हमने तीनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। अब हम HCF एंड LCM निकालेंगे। तो HCF कैसे निकालते हैं? देखो, जो भी नंबर्स है ना, उनके प्राइम फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर है उसकी सबसे लोएस्ट पावर, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों की क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो इन तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर मतलब जो ऐसा नंबर जो तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है एंड देन उस कॉमन फैक्टर की सबसे लोएस्ट पावर मतलब सबसे कम पावर। कैसे? देखो, यहाँ पर 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है एंड 3 आ रहा है, 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 आ रहा है और 7 आ रहा है एंड 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, ओके। तो तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है? इट इज 3। 3 12 की प्राइम फैक्टर्स में भी है, 21 के भी प्राइम फैक्टर्स में भी है एंड 15 के प्राइम फैक्टर्स में भी है। सो 3 इज द कॉमन फैक्टर। अब इस कॉमन फैक्टर की हमें लोएस्ट पावर लेनी है, मतलब सबसे कम पावर लेनी है। देखो, यहाँ पर भी 3 एक ही बार आ रहा है तो इसकी पावर कितनी होगी? 1 होगी। यहाँ पर भी 3 एक ही बार आ रहा है तो इसकी पावर 1 होगी। यहाँ पर भी 3 एक ही बार आ रहा है तो इसकी पावर 1 है। तो 3 की पावर 1 ही है, मतलब इसकी लोएस्ट पावर भी 1 ही होगी, ठीक है। तो यहाँ 3 की पावर 1 कितना होता है? 3 ही होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो HCF कितना है इन तीनों नंबर्स का? इन तीनों नंबर्स का HCF हमने कैलकुलेट कर लिया 3, ठीक है। HCF हमने कैलकुलेट कर लिया 3। ऐसे हम HCF निकालते हैं, तीनों की प्राइम फैक्टर्स में से जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी सबसे कम पावर, दैट इज द HCF। अब LCM कैलकुलेट करते हैं। तो HCF आ गया हमारा 3। अब LCM देखते हैं। तो LCM कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, LCM के लिए क्या करना होता है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन सभी की ग्रेटेस्ट पावर, मतलब सबसे ज्यादा पावर। देखो, यहाँ पर 12 की प्राइम फैक्टर्स में 2 है, 3 है, 21 के प्राइम फैक्टर्स में 3 7 है, 15 के प्राइम फैक्टर्स में 3 और 5 है। तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स है ना, सभी को लिख दो। तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है एंड 5 आ रहा है। सो ये प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है, इंटू 5। अब हमें इन सारे नंबर्स की जो मतलब पावर है वो हमें हाईएस्ट लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। हाईएस्ट पावर मतलब देखो, यहाँ पर 2 2 बार आ रहा है, यहाँ पर 2 इंटू 2 है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 2 हो जाएगी, बिकॉज ये 2 बार आ रहा है। सो वी विल राइट 2 की पावर
2, ठीक है। यहाँ पर 3 एक ही बार आ रहा है, 3 तो एक ही बार आ रहा है तो इसकी पावर 1 ही है। 7 भी एक ही बार आ रहा है तो इसकी पावर भी 1 ही है, एंड 5 भी एक ही बार आ रहा है एंड दैट्स वाई इसकी पावर भी 1 ही होगी। तो ग्रेटेस्ट पावर देखो 2 की ग्रेटेस्ट पावर हो जाएगी 2, बिकॉज 2 की सबसे ज्यादा पावर क्या है, 2 है। यहाँ पर 3 की, 7 की, 5 की, सबकी जो ग्रेटेस्ट पावर है वो 1 है, सो दे विल रिमेन एज इट इज। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 इंटू 5 कितना होता है 20, 20 इंटू 3 कितना होता है 60, 60 इंटू 7 कितना होता है 420। तो हमारे पास एलसीएम निकल के कितना आ गया, एलसीएम हमारे पास आ गया 420, ठीक है। एलसीएम हमने कैलकुलेट कर लिया 420। तो अब देखो हमें यहाँ पर एचसीएफ एंड एलसीएम पूछा था, तो एचसीएफ है 3 एंड एलसीएम इज 420। सो यहाँ पर ये सी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज एचसीएफ 3 है एंड एलसीएम 420 है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इस चैप्टर में ना मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको नंबर्स दे दिए जाएंगे, फिर आपको उनका प्राइम फैक्टर्स करके एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा। उसी टाइप से स्टेटमेंट्स बना के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आपको पता होना चाहिए एचसीएफ एंड एलसीएम में क्या होता है। एचसीएफ में हम कॉमन फैक्टर्स को लेते हैं एंड उनकी सबसे उनकी कम पावर को लेते हैं, एंड एलसीएम निकालने के लिए हम सारे प्राइम फैक्टर्स को लेते हैं एंड उनकी ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, सबसे बड़ी वाली पावर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो हमें क्या करना है, लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर, ये दोनों जो नंबर होंगे इनके एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले तो लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, सो लीस्ट कंपोजिट नंबर है 4। और दूसरा नंबर है लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, इट इज 2, ठीक है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर इटसेल्फ एंड 1, ठीक है। तो वो होते हैं प्राइम नंबर्स। सो लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। अब इन दोनों को हमें एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 4 का हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स की हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, एंड 2 की टेबल में 2 आता है 1 जा। ऐसे ही 2 की भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन तो एक ही इसमें प्राइम फैक्टर होता है विच इज 2, ठीक है। तो 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 2 इंटू 2 एंड 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 2 इंटू 1। यहाँ पर भी इंटू 1 आ जाएगा बिकॉज यहाँ पर ये नीचे 1 है, ठीक है। तो 1 हम प्राइम फैक्टर्स में लिख देंगे। तो ये हमने दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। अब सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख लो। तो कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 है और 1 है। तो कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 एंड 1। अब इनकी हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। देखो यहाँ पर 2 2 बार आ रहा है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 2 की पावर 2, एंड यहाँ पर 2 एक ही बार आ रहा है तो इसकी पावर 1 हो जाएगी। तो कौन सी पावर बड़ी है, 1 या 2? 2 बड़ी है, तो हम बड़ी वाली पावर लेंगे। सो 2 की पावर 2 ले लेंगे, ठीक है। अब 1 देख लेते हैं। तो 1 तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करके भी वही सेम नंबर आना है। सो 1 की पावर भी 1 ही है, तो यहाँ पर हम 1 ही रहने देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 4 इंटू 1 कितना होता है, 4 ही होता है। तो एलसीएम हमने निकाल लिया इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 4, ठीक है। एलसीएम कैलकुलेट हो गया। अब एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम इज 4। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में हम क्या करते हैं, एचसीएफ में हम कॉमन फैक्टर को लेते हैं, ऐसा प्राइम फैक्टर जो दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है 1 आ रहा है, 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है, 1 तो आएगा ही, ठीक है। सो कॉमन फैक्टर इज 2। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। हमने एलसीएम में बड़ी वाली पावर ली थी, लेकिन एचसीएफ में हम छोटी वाली पावर लेते हैं। तो 2 की छोटी वाली पावर कौन सी है, 1 है, बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 2। सो स्मॉल पावर इज 1, तो 2 की पावर 1, ठीक है, एंड इंटू 1, क्योंकि ये भी एक प्राइम फैक्टर है। तो 2 की पावर 1 2 ही होता है, 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है। सो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया, एचसीएफ हमारे पास 2 आ गया। तो 4 एंड 2 का एलसीएम है 4 एंड एचसीएफ इज 2। अब हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है, हमें एलसीएम एंड एचसीएफ का रेशियो चाहिए। तो 4 और 2 का रेशियो, तो 4:2, ठीक है। अब ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2:1, बिकॉज यहाँ पर ये दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो ये आ जाएगा 2:1। तो 2:1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो लीस्ट कंपोजिट नंबर है एंड जो लीस्ट प्राइम नंबर है, उन दोनों के एलसीएम एंड एचसीएफ का जो रेशियो है दैट इज 2:1, ठीक है। वेरी सिंपल। Now let's move on to the next question. Next question है the sum of the exponents of prime factors in the prime factorization of 196. 196 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उनके जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनके एक्सपोनेंट्स का सम हमें निकालना है। एक्सपोनेंट्स मतलब पावर। तो सबसे पहले हम 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं। तो
तो 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की टेबल में ये आता है 98 पर, देन दोबारा ये 2 से डिवाइड हो रहा है, इट इज़ 49, देन अब ये डिवाइड हो रहा है 7 की टेबल से, 7 7 49 होते हैं एंड 7 1 7 होते हैं। तो ये हमने 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 भी 2 बार आ रहा है एंड 7 भी 2 बार आ रहा है, तो इनकी पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 की पावर 2 हो जाएगी बिकॉज 2 2 बार आ रहा है, एंड 7 की पावर भी 2 हो जाएगी बिकॉज 7 भी 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसके प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट्स का सम निकालना है। प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ गई 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। अब इनके एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स मतलब पावर, तो देखो 2 का एक्सपोनेंट है 2, 7 का एक्सपोनेंट भी 2 है, तो हमें एक्सपोनेंट्स का सम कर देना है, मतलब इन दोनों पावर्स को हम ऐड कर देंगे। तो 2 प्लस 2 कितना होता है, 4 होता है, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 4। ठीक है, तो 196 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनके एक्सपोनेंट्स का जब हमने सम किया तो हमारे पास 4 आया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the least number divisible by all the numbers from 1 to 10 both inclusive। तो 1 से 10 तक जितने भी नंबर्स हैं, ऐसा हमें लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 1 से 10 तक सारे नंबर से डिविजिबल हो। तो लीस्ट नंबर जब भी ऐसा लिखा होता है, लीस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना होता है, तो तब हम एलसीएम फाइंड आउट करना होता है हमें। ठीक है, जब भी लीस्ट नंबर लिखा होगा तो आपको, इसका मतलब है आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है उन नंबर्स का। ठीक है, तो हमें किन का नंबर्स फाइंड आउट करना है, फ्रॉम ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 to 10 एंड 1 और 10 भी इंक्लूडेड है। सो 1 से 10 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका हमें एक टाइप से एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें सबकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, सिंपल। ठीक है, तो 1 से 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सभी नंबर्स की हम क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ओके, सो नाउ लेट्स डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 1 की प्राइम फैक्टराइजेशन 1 ही होगी, 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 1 होगी, 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 1 होगी, 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 1 होगी। ठीक है, 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 1 होगी, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 1 होगी। ठीक है, एंड 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन 7 इंटू 1 होगी, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 होगी, एंड 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 1 होगी। 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, हमने सारे नंबर्स की यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। ठीक है, सभी के हमने प्राइम फैक्टर्स लिख दिए। अब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है इन सारे नंबर्स का। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन सभी को लिख दो, एंड जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा वाली पावर लिखनी है। तो सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख दो। कौन से प्राइम फैक्टर हैं, 1 है। ठीक है, 1 है सारे प्राइम फैक्टर्स में, 2 भी है, 3 है। ठीक है, 4 कहीं नहीं है, 5 है, 7 है। ओके, 7 तक ही है, 7 से आगे कोई और दूसरा प्राइम फैक्टर नहीं है। तो कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड इंटू 7। ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं जो सारे नंबर्स में हैं। ठीक है, ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं टोटल सभी नंबर्स में। तो अब हमें इनकी हाईएस्ट पावर लिखनी है, सबसे ज़्यादा वाली पावर लिखनी है। तो देखो 1 की पावर चाहे 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 3 रहे, तब भी वो 1 ही रहेगा, तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले 2 देखते हैं। तो 2 की पावर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर देखो 2 एक ही बार आ रहा है तो इसकी पावर 1 है, यहाँ पर 2 2 बार आ रहा है तो इसकी पावर 2 हो गई। ठीक है, यहाँ पर 2 देखो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 3 बार आ रहा है तो इसकी पावर कितनी होगी, 3 होगी। और कहीं पर जो 2 है वो 3 से ज़्यादा बार आ ही नहीं रहा है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो हम यहाँ पर हाईएस्ट पावर लिखेंगे, 2 की हाईएस्ट पावर हो गई 3। ऐसे ही अब अगला प्राइम फैक्टर 3 की हाईएस्ट पावर हमें निकालनी है। तो देखो यहाँ पर 3 एक ही बार आ रहा है, यहाँ पर भी 3 एक बार आ रहा है, लेकिन 9 के प्राइम फैक्टर्स में 3 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की, 2 ही है, तो हम हाईएस्ट पावर लिख देंगे 3 की 2। ऐसे ही 5, तो 5 देखो कहाँ पर आ रहा है, 5 तो 5 की प्राइम फैक्टर में आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो 5 की हाईएस्ट पावर 1 होगी। ऐसे ही 7 भी एक ही बार आ रहा है तो इसकी हाईएस्ट पावर भी 1 ही है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपको एलसीएम मिल जाएगा। सो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो देखो 1 इंटू 2 रेस टू द पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 8 इंटू 8 एंड 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है, तो 8 इंटू 9 होता है 72। 5 इंटू 7 होता है 35, तो 72 इंटू 35 ये कितना आएगा, इट विल बी 2520। इस सबको मल्टीप्लाई करके आएगा 2520। सो दिस इज द एलसीएम।
दिस इज द एलसीएम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, 1 से 10 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सभी का एलसीएम क्या है 2520। एलसीएम का मतलब लीस्ट नंबर डिविजिबल, सबसे लीस्ट नंबर जो इन सारे नंबर से डिविजिबल है, दैट इज द एलसीएम विच इज 2520। ऐसे हमने इसको कैलकुलेट किया। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज ये है 2520। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंपल। ओके, so ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117 then the value of m is। तो ये हमें बोला है कि ये दो नंबर्स हैं 65 117, इनका जो HCF है ना उसको हमें ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो हमें HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो HCF हमारे पास आएगा दोनों नंबर्स का, फिर उसको हम इससे इक्वेट कर देंगे, फिर हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल है बिकॉज यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि इन दोनों का जो HCF है उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो HCF हम कैलकुलेट करेंगे उसको हम इससे इक्वेट कर देंगे, हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल। तो HCF निकालते हैं, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। 65 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 5 की टेबल पे, दिस विल बी 13 ज़ा, देन 13 1 ज़ा 13। 65 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब कर दो 117 की, तो ये आता है 3 की टेबल में, इट विल बी 39, देन 3 की टेबल में 39 आता है 13 ज़ा, एंड देन 13 की टेबल में 13 आता है 1 ज़ा पे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, तो इसके 65 के प्राइम फैक्टर्स हैं 5 × 13 एंड 117 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 × 3 × 13। ठीक है, तो HCF हमें निकालना है। HCF में हम क्या करते हैं, दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन फैक्टर है, मतलब ऐसा फैक्टर जो दोनों में आ रहा है, तो देखो यहाँ पर 5 and 13 है, यहाँ पर 3 and 13 है, तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोनों में आ रहा है, इट इज़ 13। 13 एक ऐसा प्राइम फैक्टर है तो जो दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है। सो 13 हमने लिख दिया। अब इसकी हमें सबसे छोटी पावर लेनी है, लीस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ पर भी 13 एक ही बार आ रहा है तो इसकी पावर 1 है, यहाँ पर भी 13 एक ही बार आ रहा है तो इसकी पावर 1 है। सो 13 की पावर 1, तो 13 की पावर 1 13 ही होता है। सो द HCF ऑफ 65 and 117 इज 13। HCF हमारे पास आ गया। अब हमें बोला कि ये जो HCF है इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस HCF को हम इससे इक्वेट कर देते हैं तो फिर हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। सो लेट्स इक्वेट। ओके, तो यहाँ पर HCF को हम इससे इक्वेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 65m minus 117 इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये HCF है एंड इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमें m की वैल्यू निकालनी, तो उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो 65m हो जाएगा हमारे पास, 117 को जब उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 117 प्लस 13 कितना होता है, इट इज़ 130। ठीक है, अब हमें m की वैल्यू चाहिए, तो 65 को हम इधर भेज देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 130 डिवाइडेड बाय 65 कितना होता है, इट इज़ 2। ठीक है, बिकॉज 65 की टेबल में 130 आता है 2 ज़ा पे, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, और यही हमें निकालना था वैल्यू ऑफ m। तो वैल्यू ऑफ m कितनी है, 2 है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी सिंपल। HCF निकाला, उसको हमने इससे इक्वेट किया, हमें m की वैल्यू मिल गई विच इज 2। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल। एंड ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि CBSE 2014 एंड 12 बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए, अब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, यू हैव टू डायरेक्टली सॉल्व देम। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM, गिव रीजंस। तो हमें बताना है कि क्या ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं जिनका HCF हो 18 एंड LCM हो 380। कैन देयर बी टू नंबर्स, क्या ये पॉसिबल है, ये हमें बताना है एंड इसके हमें रीजंस भी देने हैं। तो फ्रेंड्स देखो, जब भी हम एक पेयर ऑफ नंबर्स की बात करते हैं, जब भी हम दो नंबर्स की बात करते हैं ना, तो उसका जो उन दोनों नंबर्स का जो LCM होगा ना, वो HCF से पूरा डिविजिबल होगा। जो LCM होगा उन दोनों नंबर्स का एंड उन दोनों नंबर्स का जो HCF होगा, सो LCM विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय द HCF, तभी वो दोनों नंबर्स के HCF एंड LCM वो माने जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हमसे पूछा है कि क्या दो नंबर्स का HCF 18 एंड LCM 380 हो सकता है। तो कैसे पता करेंगे हम LCM को HCF से डिवाइड करेंगे। अगर ये 380 18 से पूरा डिवाइड हो जाता है, पूरा डिविजिबल हो जाता है, तब हम मानेंगे कि हाँ
ऐसे दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स हो सकते हैं जिनका HCF होगा 18 एंड LCM होगा 380। तो अगर ये पूरे एक दूसरे के साथ डिविजिबल होंगे तब तो डिवाइड करके हमें देखना होगा। तो 380 डिवाइडेड बाय 18, 380 को आपको 18 से डिवाइड करना है। तो देखो इसको 2 से कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 195 एंड ये हो जाएगा 9, ठीक है। फिर दोबारा इसको हम 3 से कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 एंड ये हो जाएगा दिस विल बी 65, ठीक है। नाउ 65 डिवाइडेड बाय 3, अब क्या 65 3 से डिवाइड होगा? 65 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये पूरा डिविजिबल होगा? नो, जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जो 380 है वो 18 से पूरा डिविजिबल नहीं है, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 18। तो 380 जब 18 से पूरा डिविजिबल है ही नहीं तो क्या मतलब है इसका कि ऐसे दो नंबर्स नहीं हो सकते जिनका LCM होगा 380 एंड HCF होगा 18। देयर कैन नॉट बी टू नंबर्स हुज LCM विल बी 380 एंड HCF विल बी 18 बिकॉज द LCM इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द HCF। ये इसके पीछे रीजन है, सिंपल, ठीक है। तो आपको इसमें डिवाइड करके देखना था कि जो LCM होता है वो HCF से पूरा डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है राइट द नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ अ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज दिस। देखो एक नंबर है उसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन बता दी, हमें बताना है कि उस नंबर के पीछे कितने जीरोज लगेंगे, कितने नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, ये हमें बताना है। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 एंड इंटू 17, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है नंबर की। अब ये जो नंबर है जिसकी ये प्राइम फैक्टराइजेशन है उस नंबर के पीछे कितने जीरोज होंगे ये आपको बताना है। तो कैसे बताओगे? देखो यहाँ पर अगर 2 इंटू 5, अगर 2 इंटू 5 कितना होता है? 10 होता है। तो 10 के ऊपर जितनी पावर होगी ना उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे उस नंबर के पीछे, ठीक है। जब भी आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन है एंड उस प्राइम फैक्टराइजेशन में 10 के ऊपर जितनी पावर होगी, 10 का जो एक्सपोनेंट होगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज उस नंबर के पीछे होंगे। तो हमें 10 चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 10 कहीं है ही नहीं, 2 एंड 5 है। तो हमें पता है 2 इंटू 5 कितना होता है? 10 होता है। तो 2 इंटू 5 को हम एक साथ ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 है एंड यहाँ पर 5 की पावर 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या है? 2 की पावर 2 तो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर भी तो 5 की पावर 2 आ रहा है, यहाँ पर 5 की पावर 3 है, तो एक 5 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 2 इंटू 5 एंड इस पूरे की पावर हो जाएगी 2 एंड यहाँ से देखो हमने ये 2 की पावर 2 तो यहाँ से ले लिया हमने एंड ये 5 की पावर 2 भी ले लिया यहाँ पर, लेकिन 5 की पावर 3 था तो एक 5 हमारे पास बच गया है, ठीक है। तो वो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। एंड ये 3 रेज़ टू द पावर 2 ये एज इट इज़ एंड ये 17 भी एज इट इज़, ठीक है। तो अब देखो 2 इंटू 5 कितना होता है? 10 होता है। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 2 एंड इंटू 17। तो अब हम देख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन में जो 10 है उसकी पावर कितनी है? 2 है। तो 10 की जो पावर होती है ना, 10 का जो एक्सपोनेंट होता है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे उस नंबर के बीच में, उस नंबर के पीछे। सो यहाँ पर फिर आप स्टेटमेंट लिख दोगे हेंस द पावर ऑफ 10 इज 2, द एक्सपोनेंट ऑफ 10 इज 2, इट मीन्स दैट द नंबर विल हैव 2 zeros एट इट्स एंड, उसके एंड में 2 जीरोज होंगे, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हमें पता चल जाएगा, वरना अगर ऐसे ही सॉल्व करने लगते हैं तो आप इसको सारों को मल्टीप्लाई करने लगते तो कितना टाइम लग जाता। अब बस प्राइम फैक्टराइजेशन को आप थोड़ा सा अरेंज करते हैं एंड आपको 10 मिल जाता एंड 10 की पावर से ही पता लग जाता है कि उस नंबर के पीछे कितने जीरोज होंगे, ठीक है। सो देयर विल बी 2 zeros बिहाइंड द नंबर व्हिच इज हैविंग दिस प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख दोगे एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि CBSE 2019 बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 एंड √3 के बीच में हमें एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि √2 एंड √3 क्या है? इरैशनल नंबर है, इनके बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखो √2 की वैल्यू कितनी होती है? √2 की वैल्यू होती है 1.41, ये सब हम जानते हैं कि √2 की वैल्यू होती है 1.41 एंड √3 की वैल्यू कितनी होती है? √3 की वैल्यू होती है 1.73, है ना। ये देखो ये दोनों तो इरैशनल है, √2 एंड √3, लेकिन जब इसको हम इसकी डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1.41 एंड 1.73। ये इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है एंड ये रैशनल वैल्यूज हैं बिकॉज ऑब्वियसली डेसिमल में भी जो नंबर्स होते हैं वो रैशनल होते हैं, ठीक है। तो अब ये हमने इनकी वैल्यूज लिख दी, अब इन दोनों के बीच में हमें एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो अब तो रैशनल नंबर फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो गया, ठीक है। तो आपको 1.41 एंड 1.73 के बीच में कोई भी रैशनल नंबर लिखना है, तो कुछ भी आप लिख सकते हो इनके बीच में। देखो इनके बीच में ये 1.4 है, 1.7 है, तो इसके बीच में 1.5
1.5 भी इनके बीच में ही आ रहा है, एंड ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। आप 1.6 भी लिख सकते हो, ठीक है, 1.71 भी लिख सकते हो, बिकॉज देखो √3 की वैल्यू तो 1.73 है ना, तो इनके बीच में आप कोई भी रैशनल नंबर लिख दो, ठीक है। सबसे पहले आपने ये इरैशनल थे, इनकी आपने वैल्यूज लिख दी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख दी डेसिमल में, तो अब ये रैशनल हो गई। अब इनके बीच में रैशनल नंबर को फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो इनके बीच में हमने रैशनल नंबर लिख दिया 1.5, या आप 1.6 भी लिख सकते हो, 1.71 भी लिख सकते हो, ठीक है, इट्स योर विश। कोई एक हमने लिखना था तो हमने लिख दिया 1.5, ठीक है। सो लाइक दिस यू विल राइट अ रैशनल नंबर बिटवीन देम। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, वो होता है रैशनल नंबर, ओके। क्योंकि डेसिमल वाले नंबर्स को तो हम आराम से p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, ओके। सो ये था हमारा थर्ड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें ये एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट आपको इनको सॉल्व करना होता है, ठीक है। दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। तो हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लिए, अब हम 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। So the first question is, write the smallest number which is divisible by both 306 and 657. तो हमें ऐसा smallest number find out करना है जो कि 306 and 657 इन दोनों से divisible हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपके क्वेश्चन में ये लिखा जाता है ना, find the smallest number, least number, तो वो तब आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, LCM फाइंड आउट करना होता है दोनों नंबर्स का, ठीक है, या फिर तीनों नंबर्स का, जितने भी नंबर्स आपको दिए हैं। जब भी आपको ऐसे लिखा आ जाए क्वेश्चन में, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर, तो समझ लो कि आपको LCM फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको 306 एंड 657 का क्या फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो 306 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो ये 2 की टेबल में जा रहा है, इट विल बी 5 एंड 153, ठीक है, ये आ जाएगा 153। देन ये 153 3 की टेबल में आ रहा है, सो दिस विल बी 51। देन 51 भी 3 की टेबल में आ रहा है 17 जा पे, देन 17 की टेबल में 17 आ रहा है 1 जा पे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने 306 को। ऐसे ही हम 657 को भी प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, तो ये जा रहा है 3 की टेबल पे, ठीक है। सो दिस विल बी 2 जा 1 जा 219। देन दोबारा ये 3 की टेबल से जा रहा है, इट विल बी 73 एंड 73 किसी की टेबल में नहीं आता, सिर्फ 70 अपनी टेबल में आता है, सो दिस विल बी 73 1 जा 73, ठीक है। तो दोनों को हमने प्राइम फैक्टराइज कर दिया। अब इसका हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं सभी को लिख दो, लेकिन उनकी हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं इनके प्राइम फैक्टर्स लिख देती हूँ। देखो 2 × 3 × 3 × 17, सो ये हो जाएगा 2 × 3 × 3। अब देखो 3 2 बार आ रहा है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सो दिस विल बी 3⁻² × 17, ठीक है। तो ये होगी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 306। ऐसे ही 657 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 3 मतलब 3 की पावर 2 एंड × 73, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो जो जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं ना सबको लिख दो। देखो 2 आ रहा है, 2 एक प्राइम फैक्टर है, 3 प्राइम फैक्टर है, एंड 17 है, एंड 73 है, तो सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख दो। 2 × 3 × 17 × 73। अब ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनकी हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा पावर, देखो यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन में, यहाँ पर भी 2 एक ही बार आ रहा है तो इसकी पावर 1 होगी। यहाँ पर 2 आ ही नहीं रहा है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो 1 ही रहेगी, ठीक है। अब 3 देखते हैं। देखो यहाँ पर भी 3 की पावर 2 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है 3 की, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2। देखो यहाँ पर 17 एक ही बार आ रहा है तो इसकी पावर 1 ही है, एंड 73 भी एक ही बार आ रहा है तो इसकी पावर भी 1 है, ओके। सो नाउ लेट्स मल्टीप्लाई दिस। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है, 9 2 कितना होता है, 18 होता है। सो 18 × 17 × 73, एंड जब इसको आप पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद 18 × 17 × 73 ये आ जाएगा 22,338, ठीक है। सो दिस इज द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। इन दोनों नंबर्स का हमने ये एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम इज 22,338। सिंपल था। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन में बोला है स्मॉलेस्ट नंबर, लीस्ट नंबर, तब एलसीएम निकालना है। जब हाईएस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर ऐसा बोला गया है, देन आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो कि सीबीएसई 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज
प्रूव दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो हमें प्रूव करना है कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, रूट 5 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, हमें ये पता है, लेकिन हमें ये प्रूव करके दिखाना है। वी हैव टू शो द प्रूफ। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, इस चैप्टर में से मोस्टली ये दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिकॉज आपके चैप्टर में से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो टॉपिक है वो तो रिड्यूस हो गया है, तो उससे तो क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो एक तो ये HCF LCM से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड ये प्रूफ वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रूव करो ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये रूट 5, रूट 3, रूट 2, ये जो इर्रेशनल नंबर्स हैं इनको प्रूव करना आपको बिल्कुल आना चाहिए, बिकॉज द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ठीक है, एंड ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि CBSE 2014 बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। ओके, सो प्रूव कैसे करेंगे कि ये एक इर्रेशनल नंबर है? देखो, सबसे पहले ना हम इसको एक रैशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। फिर जब इसको हम सॉल्व करने लगेंगे तो आगे हम अपनी ही बात को गलत साबित कर देंगे एंड फिर हम बोलेंगे कि ये गलत साबित इसलिए हुआ क्योंकि ये रूट 5 रैशनल नंबर है ही नहीं, ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, गलत साबित कर देते हैं एंड इस वजह से फिर रूट 5 इर्रेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस assume that root 5 is a rational number. So let us assume that root 5 is rational. ठीक है, इसको हमने रैशनल एज्यूम कर लिया। अब ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? क्या वो p बाई क्यू की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, जिसमें दोनों के p बाई क्यू, p और q दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, जो कॉमन फैक्टर होंगे वो 1 ही होगा। ठीक है, मतलब दोनों जो नंबर्स हैं वो 1 से ही डिविजिबल होंगे और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो वी कैन राइट, अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है तो रूट 5 को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन को हम नाम दे देते हैं a बाई बी। ठीक है, a बाई बी एंड ये जो a और b होंगे ये क्या होंगे? को प्राइम्स होंगे। को प्राइम्स मतलब इनके 1 के अलावा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे हम a एंड b आर को प्राइम्स। ठीक है, को प्राइम्स नंबर कौन से होते हैं? ऐसे दो नंबर जिनका 1 के अलावा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता, वो 1 के अलावा और किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होते। सो दोज नंबर्स आर नोन एज को प्राइम्स। तो ये है को प्राइम नंबर। ठीक है, so it means they do not have any factor other than 1। ठीक है, 1 के अलावा इनका और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको हम प्रूव करेंगे। अब हम क्या करेंगे? देखो, दोनों जो ये इक्वेशन के दोनों जो साइड है इनको स्क्वायर कर देते हैं। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स को जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? देखो, रूट 5 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा एंड हमारे पास 5 आ जाएगा एंड a बाई बी को हम स्क्वायर करेंगे तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा, b का भी स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बी a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो b स्क्वायर को मैं उधर शिफ्ट कर देती हूँ। b स्क्वायर को जब मैं उधर शिफ्ट करूंगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर, बिकॉज b स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पर ये 5 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है। अगर मैं 5 को इस साइड भेजूँ तो ये क्या होगा? a स्क्वायर के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर डिवाइड बाई 5। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो a स्क्वायर है ये 5 से डिविजिबल है, और अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, है ना। ये थ्योरम है आपके चैप्टर नंबर 1 में, दैट इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एनी नंबर देन p विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय दैट नंबर। मतलब अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो वो जो नंबर है वो भी उस दूसरे नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर 3 का स्क्वायर लेट्स से 4 का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो 4 भी 2 से डिविजिबल होगा। कहने का मतलब ये है, देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 16 2 से डिविजिबल है, तो 4 का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो 4 भी 2 से डिविजिबल होगा। ये थ्योरम है आपके चैप्टर नंबर 1 में। तो सेम वही बात यहाँ पर है, हमें पता है कि a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, सो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट इफ a स्क्वायर is divisible by 5, therefore a is also divisible by
5, सिंपल। ठीक है, ये हम थ्योरम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। तो a जब 5 से डिविजिबल है, a 5 से डिविजिबल है तो कोई क्वोशंट आएगा, उस क्वोशंट को हम एक इंटीजर मान लेते हैं, लेट्स से c। ठीक है, हमने एक इंटीजर ले लिया c एंड दैट इज द क्वोशंट व्हेन a इज डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, सो नाउ लेट अस अज्यूम, अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ, लेट अस से that a is equal to 5c for any integer c, any integer c। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें पता है कि a 5 से डिविजिबल है। अब अगर a 5 से डिविजिबल है तो कोई क्वोशंट आएगा c, तो 5 को जब हम उधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 5c। ठीक है, तो यही यहाँ पर मैंने लिखा है a इज इक्वल टू 5c एंड कोई भी वो दूसरा इंटीजर है c जो कि हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब ये a की हमारे पास जो वैल्यू आई है ना 5c, इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इस a की वैल्यू क्या है 5c है, अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5b स्क्वायर, दिस विल बी 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह क्या आएगा 5c आएगा एंड a का स्क्वायर है तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। तो देखो 5c का स्क्वायर होल स्क्वायर है तो 5b स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा, 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा 25c स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 5b स्क्वायर है, यहाँ पर ये 25c स्क्वायर है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके लेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर है, अब 5 को अगर हम इस साइड भेजें तो ये b स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये जो b स्क्वायर है ये 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड सेम वही थ्योरम, अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है इसका क्या मतलब है कि जो b है वो भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका रीजन लिख रही हूँ, ये सेम रीजन यहाँ पर आएगा, ये जो सेम यहाँ पर हमने ये रीजन लिखा a स्क्वायर वाला वही b स्क्वायर वाले केस में भी हो गया कि b भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखो यहाँ से मैं पता चल रहा है दैट b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, और अगर b भी 5 से डिविजिबल है, a भी 5 से डिविजिबल है, इसका क्या मतलब है कि a एंड b का एक और कॉमन फैक्टर है विच इज 5, है ना। यहाँ से देखो हमें पता चल रहा है कि a भी 5 से डिविजिबल है, b भी 5 से डिविजिबल है। इसका क्या मतलब है, a और b दोनों ही 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि a और b का एक और कॉमन फैक्टर है विच इज 5। ठीक है, लेकिन अभी हमने स्टार्टिंग में ये अज्यूम किया था कि a एंड b क्या है, को प्राइम्स है, मतलब इनके 1 के अलावा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है ही नहीं। लेकिन यहीं पर ये बात गलत साबित हो गई कि a और b का 1 के अलावा भी और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है विच इज 5, बिकॉज 5 a एंड b दोनों से ही डिविजिबल है। इसका मतलब a एंड b का एक और कॉमन फैक्टर है विच इज 5। तो यहाँ से ये बात तो गलत साबित हो रही है ना कि a और b को प्राइम्स है, हमने तो यही अज्यूम किया था कि a और b को प्राइम्स है, तो बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, गलत साबित हो गई। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, ये इसीलिए हुआ बिकॉज हमने रूट 5 को रैशनल मान लिया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए हुआ है बिकॉज रूट 5 हमने रैशनल एज्यूम किया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि रूट 5 इज इरैशनल। तो लास्ट में आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है दैट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम्स मतलब उनका 1 के अलावा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, बिकॉज यहाँ से हमें पता चल रहा है कि a और b 5 से डिविजिबल है, मतलब उनका 5 भी एक कॉमन फैक्टर है। लेकिन ये चीज इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि a और b को प्राइम्स हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई, बिकॉज हमने एज्यूम किया रूट 5 रैशनल है, हेंस रूट 5 इज इरैशनल। फिर लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख दोगे हेंस रूट 5 इज इरैशनल। ठीक है, वो स्टेटमेंट लिख देना, यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैंने बस आपको सॉल्व करके दिखाया कि दैट हाउ यू हैव टू सॉल्व व्हाट द
व्हाट स्टेप्स यू आर गोइंग टू फॉलो। ठीक है, आपको इक्वेशन बना के उन्हें सॉल्व करना है, बस आपको माइंड में ये रखना है कि आपको ये प्रूव करना है कि ए एंड बी का एक और कॉमन फैक्टर है। ठीक है, देन थ्योरम्स का यूज करके आप प्रूफ कर दोगे, देन यू विल राइट दैट कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन एंड फिर आप बता दोगे कि दैट नंबर इज इरैशनल। ठीक है, सो लाइक दिस यू विल डू। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, एग्जांपल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रूव रूट 2 इज इरैशनल, प्रूव रूट 3 इज इरैशनल, सो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 माइनस रूट 3 इज इरैशनल। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी हमें प्रूव ही करना है। तो हमें प्रूव करना है कि 2 माइनस रूट 3 इरैशनल है गिवन दैट रूट 3 इज एन इरैशनल नंबर। देखो हमें बताना है कि 2 माइनस रूट 3 इरैशनल है एंड ये हमें गिवन है कि रूट 3 इरैशनल है। इतना क्वेश्चन में हमें गिवन है कि रूट 3 इज इरैशनल, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि 2 माइनस रूट 3 इज इरैशनल। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको रैशनल एज्यूम कर लेंगे। सो लेट अस एज्यूम दैट 2 माइनस रूट 3 इज रैशनल। ठीक है, रैशनल अगर हमने इसको एज्यूम कर लिया तो इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रैक्शन हम मान लेते हैं a बाई बी, एंड वो जो फ्रैक्शन में जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर a एंड b, ये क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे, मतलब इनका 1 के अलावा और कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, सो 2 माइनस रूट 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a बाई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड a एंड b क्या है, a एंड b आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, जिनका 1 के अलावा और कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है, वो दो नंबर्स आर नोन एज को प्राइम्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो 2 को अगर हम उस साइड लेकर जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास माइनस रूट 3 आ जाएगा a बाई बी, एंड ये उधर जाके -2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर अब इस इक्वेशन को हम मतलब पूरा इसको हम रिवर्स कर दें, मतलब यहाँ पे इसको पूरा हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ले आए, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, तो साइंस अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो a बाई बी -2 को हम उधर ले जाते हैं, इक्वेशन की दूसरी साइड ले जाते हैं, एंड माइनस रूट 3 को हम इधर ले आते हैं, तो क्या होगा, इससे साइन अपोजिट हो जाएंगे। सो दिस विल बी 2 माइनस a बाई बी इज इक्वल टू, ये माइनस रूट 3 था, ये प्लस रूट 3 हो जाएगा। क्यों, बिकॉज ये इस साइड आएगा तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, एंड ये जब उस साइड जाएंगे तो इनके साइन अपोजिट हो जाएंगे, -2 +2 हो जाएगा, एंड a बाई बी पॉजिटिव था, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, बस हमने यहाँ पर साइड्स को चेंज कर दिया। सो दिस विल बी 2 माइनस, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 2 माइनस a बाई बी इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 1 और b का एलसीएम कितना आएगा, b आएगा। सो दिस विल बी 2b, एंड ये b ऑलरेडी है, तो दिस विल बी 1 जा 2b, एंड दिस विल बी -a। ठीक है, एलसीएम निकाल के ये आ जाएगा इज इक्वल टू रूट 3। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास रूट 3। तो अब देखो, जब 2 बाई बी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी को जिसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो रैशनल होगा, बिकॉज ऑलरेडी हमें पता है कि ए एंड बी क्या है, इंटीजर्स हैं। ये इंटीजर्स हैं विच आर को प्राइम्स, जिनका 1 के अलावा और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। सो दीज आर इंटीजर्स। तो जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, रैशनल होगा। ठीक है, तो अगर ये रैशनल आएगा, इसका मतलब क्या है, ये देखो, ये जब रैशनल आएगा तो इसके इक्वल में जो है वो भी रैशनल ही होना चाहिए। तो 2b माइनस a डिवाइडेड बाई b, ये पूरा रैशनल है। सो इसके इक्वल में रूट 3 है, तो रूट 3 भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन रूट 3 तो हमें ऑलरेडी गिवन है, इट इज एन इरैशनल नंबर। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि रैशनल एंड इरैशनल इक्वल हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई, बिकॉज हमने 2 माइनस रूट 3 को रैशनल एज्यूम कर लिया। तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज करनी, आपको कॉन्ट्राडिक्शन लानी है, फिर आप प्रूव कर दोगे कि ये एजम्पशन हमारी गलत थी, इस वजह से 2 माइनस रूट 3 क्या है, इरैशनल है। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद रैशनल आंसर आने वाला है। अब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल ही होना चाहिए ना, बिकॉज दे बोथ आर इक्वल, लेकिन रूट 3 तो इरैशनल है। ठीक है, सो दिस कैन नॉट बी रैशनल। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रही है, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट क्या लिखनी है, यहाँ पर आप लिख दोगे 2 बाई बी माइनस ए विल बी रैशनल। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रैशनल आएगा। इट means that root 3 is also rational, है ना। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल ही होना चाहिए, बट दिस इज नॉट करेक्ट। बट
√3 इज इर्रेशनल। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption। क्या एज्यूम किया था हमने कि 2 माइनस √3 रैशनल है, तो ये एजम्पशन हमारी रॉन्ग है बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट एजम्पशन। ठीक है, एंड लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख दोगे हेंस 2 माइनस √3 इज इर्रेशनल। ठीक है, ये हो जाएगा इर्रेशनल। तो ऐसे हमने इसको सॉल्व कर दिया। ऐसे आपको यहाँ पर स्टेटमेंट लिख के इसको पूरा जस्टिफाई कर देना, बिकॉज ये प्रूव वाले क्वेश्चन है तो आपको पूरा स्टेटमेंट देके इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रही है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई है, एंड फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या है। ठीक है, सो लाइक दिस यू हैव टू प्रूव दैट एनी नंबर इज रैशनल और इर्रेशनल। ठीक है, इर्रेशनल के क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे आपको प्रूव करना है। ठीक है, so this was also a very important question, you can note it down if you want. Now let's move on to the next question. Next question क्या है? On a morning walk 3 people step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter, 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can complete the same distance in complete steps? ठीक है, 3 लोग हैं वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं एंड वो एक साथ चलते हैं एंड उनके जो स्टेप्स हैं उनका मेजर हमें बता रखा है। उन तीनों पर्सन्स के स्टेप का मेजरमेंट हमें बता रखी है 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। तो उनको कितना मिनिमम डिस्टेंस चलना चाहिए, कितना मिनिमम डिस्टेंस उन्हें कवर करना है दैट उनके सेम डिस्टेंस को ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कंप्लीट द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। ठीक है, ताकि वो वो तीनों पर्सन सेम डिस्टेंस को कवर कर पाए। तो कितना मिनिमम डिस्टेंस उन्हें कवर करना है इन द कंप्लीट स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्यों निकालना है, बिकॉज देखो क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाएगा मिनिमम डिस्टेंस। तो जहाँ पर भी क्वेश्चन में आपको ये लिखा मिल जाता है ना, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, जब ऐसे क्वेश्चन में लिखा आ जाता है तो तुरंत आपको समझ जाना है कि आपको एलसीएम निकालना है। एंड जब भी क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है फाइंड द हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर, तो फिर आपको एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ these 3 steps 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter। तो जो एलसीएम आएगा that will be the minimum distance they have to walk to complete the same distance। ठीक है, so now let's find the LCM। तो पहला नंबर है 40 सेंटीमीटर, तो 40 का एलसीएम निकालते हैं। तो 40 का एलसीएम हो जाएगा दिस विल बी एंड ये 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, अब 42 का एलसीएम निकाल प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, सॉरी। ठीक है, वी हैव टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हो जाएगा 21, दिस विल बी 7 एंड दिस विल बी 1। अब हम 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। सो दिस विल बी 45 3 की टेबल में आता है, इट इज़ 15, इट इज़ 5 एंड इट इज़ 1। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो एलसीएम निकालने के लिए हम सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख देते हैं। तो देखो 2 आ रहा है इनके प्राइम फैक्टर्स में, 3 भी है, 5 भी एंड 7 भी है। तो ये 4 प्राइम फैक्टर्स हैं, सारों को लिख देते हैं 2 × 3 × 5 × 7। अब ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनकी हाईएस्ट पावर हमें लिखनी है। तो यहाँ पर देखो 2 3 बार आ रहा है एंड यहाँ पर 2 एक ही बार आ रहा है, यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। तो 2 यहाँ पर 3 बार आ रहा है, तो इसकी पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट पावर। सो 2 की पावर हो जाएगी 3। अब 3 को देखो तो यहाँ पर 3 आ नहीं रहा है, यहाँ पर 3 एक ही बार आ रहा है एंड यहाँ पर 3 2 बार आ रहा है। तो 3 की पावर यहाँ पर कितनी है, 2 है। सो द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 3 इज 2। ठीक है, अब देखो 5 एक ही बार आ रहा है, यहाँ पर भी 5 एक ही बार आ रहा है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 ही है। सेम विद 7 भी एक ही बार आ रहा है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। तो 8 × 9 72, 5 × 7 कितना होता है, 35 होता है। तो 72 × 35 इट इज़ 2520। तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, इट विल बी 2520। ये एलसीएम हमने निकाल लिया इन तीनों का। अब ये एलसीएम ये क्या है, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस दे हैव टू वॉक एंड ये सेंटीमीटर में होगा, बिकॉज जो हमें स्टेप्स थे वो भी सेंटीमीटर में गिवन थे ना। तो ये जो हमने मिनिमम डिस्टेंस निकाला है ये भी सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, तो उन तीनों पर्सन्स को इतना मिनिमम डिस्टेंस कवर करना, इतना मिनिमम डिस्टेंस उन्हें कवर करना है सो दैट वो पूरे कंप्लीट डिस्टेंस को कवर कर पाए, सेम डिस्टेंस को वो कवर कर पाए कंप्लीट स्टेप्स में। ठीक है, सो दिस मिनिमम डिस्टेंस दे हैव टू वॉक।
ठीक है, इट इज 2520 सेंटीमीटर। कैसे निकाला हमने, तीनों का एलसीएम निकाल दिया, सो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, एंड ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2015 बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फ्रेंड्स, मैं बस आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आपको स्टेटमेंट्स के हिसाब से थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे देन द मार्क्स विल बी रिड्यूस्ड। आपको स्टेटमेंट के हिसाब से पूरा अच्छे से सॉल्व करना होगा। ठीक है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + √2 is an irrational number given that 5 is an irrational number। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने थर्ड क्वेश्चन देखा कि हमें इसको इर्रेशनल प्रूव करना है, एंड ये हमें दिया कि √5 एक इर्रेशनल है। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर है, सेम वही स्टेटमेंट्स है, बस नंबर का फर्क हो जाता है। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन भी आ गया ना, मतलब एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको आता है कि कैसे आपको सॉल्व करना है, तो आप उस टाइप के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, सबसे पहले इसको हम रैशनल एज्यूम कर लेंगे, फिर सॉल्व करके कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, एंड देन हम मान लेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हुई है, हमारी एजम्पशन रॉन्ग है, दैट्स व्हाई। ठीक है, सो लेट अस एज्यूम दैट दिस इज रैशनल। सो लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 × √5 इज रैशनल। इसको हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब ये रैशनल है तो इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस विल बी 3 + 2 × √5 इज इक्वल टू a/b। एंड ये a और b क्या है, ये इंटीजर्स हैं, दीज आर a and b आर इंटीजर्स एंड दे आर को प्राइम्स, मतलब इनका 1 के अलावा और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। सो a and b आर इंटीजर्स विच डजंट हैव अ, तो पूरा वो आप वो स्टेटमेंट लिख दोगे। ये क्या है, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इतना ही लिखा है। नाउ लेट्स सॉल्व देम। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये, अब इस 3 को अगर हम उस साइड ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा। सो दिस विल बी 2 / 2 × √5 इज इक्वल टू a/b, एंड ये उधर जाके -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा b। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी a - 3b, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इस 2 यहाँ पर ये इसके आ जाएगा 2 × √5 के इक्वल आ जाएगा। अब 2 को जब हम उस साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है √5 के साथ, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। हेयर इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो दिस विल बी 2 × 2b, ये 2b हो जाएगा, एंड ये a - 3b इस पूरे के साथ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, जब a - 3b डिवाइडेड बाय 2b, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो रैशनल आएगा, बिकॉज हमें पता है कि a and b क्या है, ये इंटीजर्स हैं, एंड यहाँ पर 3 and 2 ये भी इंटीजर्स हैं। तो इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे, जो भी सॉल्व करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो रैशनल नंबर आएगा। एंड अगर ये रैशनल है तो इसके इक्वल में √5 है, ये भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं है ना। हमें पता है कि √5 क्या है, इरैशनल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन भी है। सो यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुई, बिकॉज ये हमारी असम्पशन ही रॉन्ग थी। सिंपल, आपको कॉन्ट्राडिक्शन लानी है, फिर आपको बताना है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन आई है बिकॉज हमारी असम्पशन रॉन्ग है। ये यहाँ पर आपको लिखना है कि ये, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रैशनल आएगा। अगर ये रैशनल है तो √5 भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन ये ट्रुथ नहीं है, √5 क्या है, इरैशनल है। सो कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। तो आप वही सेम स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दोगे जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखी थी, दैट a - 3b / 2b इज रैशनल। ये रैशनल है, सो √5 शुड बी रैशनल, लेकिन √5 रैशनल नहीं है, इट इज इरैशनल, बट √5 इज इरैशनल। सो आवर assumption, this contradiction has arisen because our assumption is wrong, hence 3 + 2 × √5 is इरैशनल। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये इरैशनल है। यहाँ से हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो सेम आपको स्टेटमेंट्स लिखनी है, पूरा स्टेप्स सेम है, नंबर्स चेंज हो रहे हैं, बस आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, सो ये था आपका 5th क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द केस बेस्ड क्वेश्चन। हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर लिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर लिए। अब हम 2 केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होता है, आपको एक सिचुएशन दी जाती है, एक केस दिया जाता है, फिर उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट यू हैव टू रीड द केस वेरी केयरफुली, उसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन रीड करो एंड देन आंसर देम। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन है, रमन इज होस्टिंग द न्यू ईयर पार्टी फॉर हिज फ्रेंड्स. ही वांट्स टू परचेज सम ईटेबल्स लाइक पैटीज एंड बन्स फॉर मेकिंग बर्गर्स, सम टॉवल्स एंड सम शाइनिंग पेपर्स एंड ग्लिटर पेपर्स फॉर डेकोरेटिंग हिज हाउस. तो ठीक है, तो रमन क्या कर रहा है, न्यू ईयर की पार्टी होस्ट कर रहा है अपने घर पे अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड वो कुछ खाने का सामान लाना चाहता है जैसे कि पैटीज एंड बन्स एंड बर्गर्स बनाने के लिए, एंड कुछ टॉवल्स, शाइनिंग पेपर्स एंड ग्लिटर पेपर्स परचेज करना चाहता है अपने हाउस को डेकोरेट करने के लिए. ठीक है, When he reaches the store, जब वो स्टोर जाता है ये सब मटेरियल खरीदने के लिए, he finds that patties come in a pack of 6 and buns come in a pack of 6. जो पैटीज हैं वो एक पैकेट में आती हैं एंड एक पैकेट में 6 पैटीज होती हैं, एंड जो बन है वो एक पैक में आते हैं एंड एक पैकेट में कितने बन्स होते हैं, 8 होते हैं. ठीक है, देन moreover no small towels are available and the only size available is 16 meter into 20 meter. The shiny paper comes in length of 36 inches and the glitter paper in length of 40 inches. and जब वो towels खरीदने जाता है तो फिर उसको पता चलता है कि कोई small towels present नहीं है. जो towel present है वो कौन से size में available है, 16 meter into 20 meter. ये dimension given है उस towel की, length and breadth. तो इस size में towels available है, and जो shiny paper है उसकी length 36 inches है, एंड जो ग्लिटर पेपर है वो 40 इंचेस की लेंथ में अवेलेबल है. ठीक है, अब ये पूरा केस हमें दे दिया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछें. सो ये दो क्वेश्चन हमसे पूछे, इन दोनों को हमें आंसर करना है. ओके, सो एज्यूमिंग 1 पैटी इज रिक्वायर्ड फॉर 1 बन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पैक्स ऑफ ईच रमन मस्ट बाय सो दैट नो पैटी और बन इज लेफ्ट आउट. तो ठीक है, यहाँ पर एज्यूम किया गया है कि एक पैटी के लिए एक बन रिक्वायर्ड होगा, मतलब 1 पैटी के साथ 1 बन होगा. तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ पैक्स उसको खरीदने पड़ेंगे पैटी के एंड बन्स के, सो दैट दोनों का जो नंबर है वो इक्वल रहे एंड कोई भी पैटी एंड बन मतलब लेफ्ट आउट ना रहे, एक पैटी के लिए एक बन हो. तो कितने नंबर ऑफ पैकेट्स उसे खरीदने पड़ेंगे पैटीज एंड बन्स के लिए, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हमें पता है कि एक पैटी के एक पैकेट में कितने मतलब एक पैक में पैटी कितने आते हैं, 6 पैटीज आती हैं. एंड इस ऐसे ही 1 पैक ऑफ पैटीज, उसमें कितनी पैटीज आती हैं, 6 पैटीज आती हैं. एंड 1 पैक ऑफ बन्स, एक बन्स के पैक में कितने बन्स आते हैं, 8 बन्स आते हैं. तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड आउट करने हैं, मिनिमम नंबर्स ऑफ हमें पैकेट्स फाइंड आउट करने, कितने परचेज करने पड़ेंगे, सो दैट द नंबर ऑफ पैटीज एंड बन्स आर इक्वल. तो सबसे पहले हमें इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा, 6 एंड 8 का एलसीएम. तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी. सो 2 and then this and 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं. दिस विल बी 2 की टेबल में 2 then 2 and then 1. तो एलसीएम निकालते हैं. तो एलसीएम देखो क्या आएगा यहाँ पर, एलसीएम देखो 2 प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं हम सारे, तो 2 आ रहा है प्राइम फैक्टर दोनों में एंड 3 है. सो 2 and 3 आर द प्राइम फैक्टर्स. अब इनकी हाईएस्ट पावर लिखनी है. 2 यहाँ पर एक बार आ रहा है, यहाँ पर 3 बार आ रहा है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 होगी एंड 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है. 8 इंटू 3 कितना होता है, 24 होता है. तो एलसीएम हमारे पास 24 आ गया. अब ये 24 क्या है, दीज 24 आर द नंबर ऑफ पैटीज एंड बन्स, मतलब कितनी 24 पैटीज एंड बन्स की रिक्वायरमेंट होगी. ये मिनिमम नंबर ऑफ पैटीज एंड बन्स हमें पता चल गया कि इतने पैटीज एंड इतने ही बन्स की रिक्वायरमेंट होगी, 24 पैटीज एंड 24 बन्स. अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितने पैकेट परचेज करने पड़ेंगे, बिकॉज हमें तो ये तो नंबर हमें पता चला कि कितनी नंबर ऑफ पैटीज हमें चाहिए, लेकिन हमें तो नंबर ऑफ पैकेट पता करने हैं ना कि कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे. तो वो हम कैसे पता करेंगे, तो हम डिवाइड कर देंगे कि एक पैकेट में जितनी पैटीज आ रही हैं और एक पैकेट में जितने बन्स आ रहे हैं उनको हम 24 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर हमें नंबर ऑफ पैकेट्स मिल जाएंगे. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड इट. सो नंबर ऑफ पैकेट फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ पैक्स ऑफ पैटी, सबसे पहले हम पैटीज के पैकेट फाइंड आउट करते हैं. तो कैसे करेंगे, 24 हमारा एलसीएम आया था, इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज एक पैकेट ऑफ पैटीज में 6 पैटीज आती हैं. तो 24 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है, इट इज 4. तो पैटीज के 4 पैकेट खरीदने पड़ेंगे. ठीक है, अब हम नंबर ऑफ पैक्स ऑफ बन्स, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि बन्स के कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे. नंबर ऑफ पैक्स ऑफ बन्स, ठीक है. तो एलसीएम था 24 एंड एक बन्स के पैक में कितने बन आते हैं, 8 आते हैं. तो 24 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है, 3 होता है. तो बन्स के 3 पैकेट खरीदने पड़ेंगे. तो पैटीज के टोटल 4 पैकेट खरीदने हैं एंड बन्स के टोटल 3 पैकेट खरीदने हैं, तब जाके जो नंबर ऑफ बन्स एंड पैटीज होगा वो इक्वल होगा एंड कोई भी बन एंड पैटी लेफ्ट आउट नहीं रहेगा.
ठीक है। सो ये हमने आंसर आया फाइनल। एलसीएम निकाल के आपने छोड़ नहीं देना, 24 एलसीएम आ गया था, काफ़ी फ्रेंड्स वहीं पर छोड़ देंगे। आपको नंबर ऑफ पैकेट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो द आंसर इज 4 and 3। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट देख लिया। अब दूसरा पार्ट क्या है, स्क्वायर टावल्स हैज टू बी कट फ्रॉम द पीस ऑफ क्लॉथ मेजरिंग 16 मीटर इंटू 20 मीटर। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टावल्स दैट कैन बी कट सो दैट देयर इज नो वेस्टेज। तो अब वो जो हमें टावल की लेंथ गिवन थी, टावल की लेंथ हमें 16 मीटर 20 मीटर इंटू 20 मीटर गिवन है। अब इस टावल में से हमें स्क्वायर टावल्स कट करने हैं, तो हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ टावल्स हम कट कर पाएंगे ताकि कोई भी मतलब थोड़ा सा भी कपड़ा वेस्ट ना हो उस पूरे टावल का, ठीक है। कितने मिनिमम नंबर ऑफ टावल्स हम कट कर पाएंगे सो दैट देयर इज नो वेस्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जो हम स्क्वायर टावल्स कट करेंगे उसके हमें डायमेंशंस निकालनी पड़ेंगी। उसकी डायमेंशन जब निकल जाएगी तो फिर हम उसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें फिर नंबर ऑफ टावल्स मिल जाएंगे। अब डायमेंशन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। हमें ये 16 मीटर एंड 20 मीटर का एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें डायमेंशन मिल जाएंगे उस स्क्वायर टावल के, तो फिर हम जो डायमेंशन होगा उसको इसके डायमेंशन के साथ डिवाइड कर देंगे, तो फिर हमें मिनिमम नंबर ऑफ टावल्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 16 and 20। कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी हमारे पास, एंड देन 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है उसको लिखते हैं एंड उसकी सबसे लोएस्ट पावर। तो देखो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, 2 दोनों में कॉमन है एंड और कुछ तो कॉमन है ही नहीं, तो 2 ही कॉमन है। अब 2 की भी हमें स्मॉलेस्ट पावर लिखनी है। देखो यहाँ पर 2 4 बार आ रहा है तो 2 की पावर 4 हो गई, यहाँ पर 2 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 है, तो छोटी वाली पावर कौन सी है, ये 2 की पावर 2, सो 2 की पावर 2 हो जाएगी। सो 2 पावर 2 कितना होता है, इट इज़ 4। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया, 16 and 20 का, 16 and 20 का हमारे पास एचसीएफ आ गया, इट इज़ 4। एचसीएफ हमारे पास 4 आ गया। तो अब 4 एचसीएफ है, तो वो जो स्क्वायर टावल होगा, हमें पता है स्क्वायर टावल की साइड सारी इक्वल होती हैं, तो वो जो स्क्वायर टावल होगा जो हम कट करेंगे उस पूरे बड़े टावल में से जिसकी डायमेंशन हमें गिवन है, तो उस स्क्वायर टावल की डायमेंशन हमारे पास आ गई 4 मीटर इंटू 4 मीटर, ठीक है। सो डायमेंशन ऑफ द स्क्वायर टावल, डायमेंशन ऑफ द स्क्वायर टावल, स्क्वायर टावल की डायमेंशन कितनी है, 4 मीटर इंटू 4 मीटर, बिकॉज स्क्वायर की तो साइड इक्वल होती है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो 4 मीटर इंटू 4 मीटर ये हमारे पास आ गई स्क्वायर टावल की डायमेंशन। अब हमें क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ टावल्स फाइंड आउट करने। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो टोटल टावल की जो डायमेंशन है ना, इसको हम डिवाइड कर देंगे स्क्वायर टावल की डायमेंशन से। सो 16 मीटर इंटू 20 मीटर, इसको डिवाइड कर देंगे 4 मीटर इंटू 4 मीटर से। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 16 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, दिस विल बी 5 इंटू 4 इज 20। तो टोटल 20 टावल्स कट होंगे, 20 टावल्स हम कट कर पाएंगे फ्रॉम दिस टोटल टावल। तो ये जो टोटल हमारे पास जो पूरा टावल है, अगर इसमें से हम स्क्वायर टावल्स को कट करें तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ टावल्स हम कट कर पाएंगे कि कोई भी वेस्टेज ना हो, इट इज़ 20। तो कितने 20 टावल्स हम कट कर पाएंगे, ठीक है। सो ये हमने यहाँ से फाइंड आउट किया, यू कैन नोट इट इफ यू वांट। तो ये था हमारा पहला केस बेस्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। Second question is, a mathematician exhibition is being conducted in your school and one of your friend is making a model of the factor tree. He has some difficulty and asks for your help in completing quiz for the audience, ठीक है। तो ये फैक्टर ट्री है, सिंपल है, ये फैक्टर ट्री है। इसमें देखो कुछ आपको वैल्यूज गिवन नहीं है, यहाँ पर ये x की वैल्यू नहीं गिवन, y की वैल्यू नहीं गिवन, z की वैल्यू नहीं गिवन। तो ये फैक्टर ट्री को आपको कंप्लीट करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। ये जो मिसिंग है इनकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, x, y एंड z की, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो फैक्टर ट्री में हमें पता होता है कि फैक्टर ट्री में क्या होता है कि एक नंबर होता है, उसको जब हम फैक्टराइज करते हैं तो उसको ऐसे हम ट्री के फॉर्म में लिखते हैं, उसे फैक्टर ट्री बोला जाता है। एंड यहाँ पर कुछ वैल्यूज मिसिंग कर दिए, उनको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करेंगे हम z से स्टार्ट करेंगे बिकॉज ये सबसे नीचे है। तो कैसे भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, हमें पता है कि 253 कैसे आता है, 253 11 एंड z इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, है ना। यहाँ पर आप ट्री में देख सकते हो 253 इज कमिंग बाय 11 इंटू z। तो क्या होगा, 253
इज इक्वल टू 11 इंटू जेड। हमें जेड की वैल्यू चाहिए तो 11 को उधर भेज देंगे, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 253 डिवाइडेड बाई 11। 253 डिवाइड बाई 11 होता है 23, तो जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 23। ठीक है, जेड की वैल्यू 23 आ गई। अब हम ऐसे ही वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सो जेड इज 23, जेड इज 23। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो y कैसे आएगा, y देखो यहाँ पर हमें पता है कि 2783 है, ये आ रहा है 253 एंड y को मल्टीप्लाई करके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2783 इज इक्वल टू 253 इंटू वाई। हमें y की वैल्यू चाहिए तो इसको उधर भेज देंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2783 डिवाइडेड बाय 253। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 11 आएगा, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। तो यहीं से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, y इज 11। सिंपल है, बस आपको इसमें वैल्यूज पुट करके इन्हें सॉल्व करना है। y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकालेंगे। x कैसे आएगा, देखो 5 एंड 2783, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब x आएगा, बिकॉज x पूरे फैक्टर ट्री के टॉप पर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। सो x इज इक्वल टू 5 इंटू 2783। ठीक है, अब 5 इंटू 2783 कितना होता है, इट इज 13,915। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 13,915। सिंपल था, फैक्टर ट्री है, उस फैक्टर हमें ऑलरेडी गिवन थे, कुछ वैल्यूज बीच में मिसिंग कर दी, जिसको x, y एंड z नाम दे दिया, उन वैल्यूज को हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, z की वैल्यू है 23, y की वैल्यू 11 है एंड x की वैल्यू 13,915 है। वेरी सिंपल। ओके, सो ये आपका दूसरा केस बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें हमें x, y एंड z की ही वैल्यूज को फाइंड आउट करना था। सो दिस वाज योर सेकंड बेस्ड क्वेश्चंस। वी हैव फिनिश्ड ऑल द 15 क्वेश्चंस ऑफ आवर चैप्टर रियल नंबर्स। हमने सारे 15 क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। आई होप यू फाउंड दीज क्वेश्चंस हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।